हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, कर्नाटका स्टेट के उडुपी टाउन के कॉलेज में जो हिजाब को लेकर इशू अराइज हुआ और उसकी वजह से बहुत ढेर सारी कंट्रोवर्सीज पूरी कंट्री में फैली हुई हैं, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरी बिल्कुल जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है लॉ की और रिलीजन की, उसी के बेसिस पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि उन गर्ल स्टूडेंट्स को एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया गया है वेयर दे कैन अवेल ओनली वन ऑफ देयर टू वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। दो फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं, एजुकेशन हासिल करने का और अपने फेथ को प्रैक्टिस करने का, जो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है एज फंडामेंटल राइट्स, उसमें से सिर्फ एक ही वो अवेल कर पा रही हैं। ऐसी सिचुएशन में वो लोग हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर एक नजर डालें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट करता है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो इंडिया की हर सिटीजन के पास हैं, जिन्हें कोई भी स्टेट लॉ बनाकर या जुडिशरी कोई भी डिसीजंस देकर या कोई भी अथॉरिटी कोई भी रूल या सेट ऑफ रूल्स या बायलॉज बनाकर एब्रिज या वायलेट नहीं कर सकता है, अदरवाइज दे विल बी टर्म्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो जो भी लॉज बनेंगे या जो भी रूल्स या जो भी ऑर्डर्स ऐसे आएंगे जो कि उसके कॉन्फ्लिक्ट में होंगे फंडामेंटल राइट्स के, वो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे और फौरन रिपील कर दिए जाएंगे। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जहां पे हमें ये फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं? सबसे पहले आप आ जाइए राइट टू एजुकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 21 है, जो एक्सप्रेसली मेंशन करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, उसको इन उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि राइट टू एजुकेशन नेसेसरली फॉलोज from the right to life and personal liberty which is guaranteed under article 21। यानी article 21 का एक बहुत ही important part है और वो include करता है right to education also। अब हम अगर बात करें faith की और religion की, तो इसका freedom हमें कहाँ guaranteed है? हम सभी लोग जानते हैं कि article 25 of the constitution जो है वो freedom of religion guarantee करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी एक्चुअली आर्टिकल 25 के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और दूसरा एस्पेक्ट है राइट टू प्रोफेस, प्रोपिगेट एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जो है, व्हाट डज कॉन्शियंस मीन? कॉन्शियंस मीन्स कोई भी बॉन्डिंग, कोई भी रिलेशनशिप जो एक इंडिविजुअल बनाता है अपने गॉड के साथ। एक इंडिविजुअल जो है कई सारे सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंसमेंट्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और हमें बहुत से स्कॉलर्स ने भी इसको जब डिफाइन किया है कॉन्शियंस को कि कॉन्शियंस क्या चीज है, तो इसको इस तरह ही डिफाइन किया है कि जो भी कोई भी प्रैक्टिस मैं इसलिए ऑब्जर्व करती हूँ बिकॉज आई फील कि ये मेरे गॉड की तरफ से, या जो भी बिलीफ, जो भी मैथोलॉजी मैं बिलीव करती हूँ उसकी तरफ से मेरे ऊपर बाउंड है, जो एक इंडिविजुअल फील करता है, वही फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है और वो आर्टिकल 25 गारंटी करता है। जो सेकंड एस्पेक्ट है कि अपने रिलीजन को प्रोफेस करना, प्रोपेगेट करना और प्रैक्टिस करना, यानी उसकी प्रैक्टिसेस को बिलीव भी करूंगी, उसकी प्रैक्टिसेस को मैं अपने एक्शंस में डिस्प्ले भी कर सकती हूँ और प्रोपेगेट भी कर सकती हूँ, मतलब फैला सकती हूँ, दूसरों तक शेयर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। ये सारा दूसरा एस्पेक्ट है आर्टिकल 25 का। तो आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गारंटी करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस आइडेंटिटी, और वंस आइडेंटिटी मीन्स चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, चाहे वो कोई सोशल आइडेंटिटी हो, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का मेरा राइट है। यानी अगर मैं जो चीजें बिलीव करती हूँ या मैं मुस्लिम फेथ में बिलीव करती हूँ तो मेरा पूरा राइट है कि मैं उसको अपने एक्शंस के थ्रू या अपनी पर्सनालिटी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती हूँ। राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है। तो फ्रेंड्स, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स
right to protection of a person's tradition, culture, heritage and all that gives meaning to a man's life. सारे ट्रेडिशंस, सारे कल्चर्स, हेरिटेज और वो तमाम चीजें जो लाइफ को मीनिंग देती हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना भी राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है, जो आर्टिकल 21 हमें देता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई, लेकिन आपको मालूम होगा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एज सच तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, लेकिन प्रियम्बल के अंदर जो मेंशन है वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उसकी कंफर्मेशन में पढ़े जाते हैं। तो प्रियम्बल भी ये गारंटी करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया करके स्टार्ट होता है, ऑल ऑफ अस मे बी नोइंग। तो वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स लिबर्टी। कौन सी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट की भी, एक्सप्रेशन की भी, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की भी लिबर्टी गारंटी करते हैं हम और सिक्योर करते हैं अपने सारे सिटीजन्स को। प्रियम्बल भी ये बात कह रहा है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोगों ने देख लिए जहां पे गारंटी हो रहे हैं सारे फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ कुरानिक वर्सेस के ऊपर। मैं आपको कुरानिक वर्सेस बता देती हूँ, 2 कुरानिक वर्सेस बताऊंगी जहां पर ये हमें मिलता है कि कुरान में कमांडमेंट दिया गया है हिजाब को या पर्दे को प्रैक्टिस करने का। सबसे पहले देखिए सूरा नंबर 24 वर्स 31 में, एंड टेल द बिलीविंग वुमेन टू रिड्यूस सम ऑफ देयर विजन एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड नॉट एक्सपोज देयर अडोर्नमेंट्स except that which necessarily appears thereof, and to wrap a portion of their head covers over their chests, and not expose their adornments, that is beauty, except to their few people are mentioned जिनको हम महरम कहते हैं। मुस्लिम फेथ में महरम कुछ लोग कहे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाप या भाई या शौहर या बेटा, तो उनके सामने as we live in home and we are doing our household chores, तो obviously we cannot always remain in full wheel, तो कुछ necessarily face या fingers या चीजें दिखाई दे जाती हैं, that is another thing। तो वो लोग जो महरम्स हैं उन्हें एक्सक्लूड करके जो जनरल एक कमांडमेंट दिया गया वो ये है कि बिलीविंग वुमेन को कह दीजिए, जो इस्लाम को फॉलो करने वाली, मानने वाली, जो अल्लाह को मानने वाली औरतें हैं, उनसे कह दीजिए कि अपनी निगाहों को थोड़ा नीचे रखें और अपने प्राइवेट पार्ट्स को गार्ड करें और अपनी ब्यूटी को, अपने एडॉर्नमेंट को एक्सपोज ना करें सिवाय उसके जो नेसेसरीली रिवील हो जाए। जैसे आप चाहे जितना कवर कर लीजिए, पता चल जाएगा जब आप निकलेंगे कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कैसा है। तो सम थिंग्स आर नेसेसरीली रिवीलेबल, तो उन्हें छोड़कर लेकिन आप अपने को पूरे से रैप अ पोर्शन ऑफ देयर हेड कवर्स ओवर देयर चेस्ट। जो आपका हेड कवर्स है उससे आप थोड़ा सा पोर्शन बढ़ाकर उसको बढ़ा लीजिए और अपना चेस्ट को भी कवर करिए और अपनी ब्यूटी को इन महरमों की जो लिस्ट है इसके अलावा किसी को एक्सपोज नहीं कीजिए। दूसरी वर्स फ्रेंड्स हमें मिलती है सूरा नंबर 7 एंड वर्स नंबर 26 में कहा जा रहा है, O children of Adam, indeed we have sent down to you a garment which covers your shame and provides protection and adornment, but the finest of all is the garment of piety। यहाँ कहा जा रहा है कि ए आदम की औलाद, मतलब दिस इज फॉर द होल मैनकाइंड, कि आदम की औलादों, इंडीड हमने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे हैं, लिबास भेजा है जो तुम्हारी शर्म को ढकेंगे और तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और तुमको ब्यूटी देंगे। कपड़ा जो है वो ब्यूटी की एक फॉर्म है, ये कपड़े से इंसान की ब्यूटी ऐड होती है। और फाइनेस्ट ऑफ ऑल क्या है, सबसे अच्छा जो नेकी का लिबास है वो सबसे अच्छा लिबास है। तो ये दोनों वर्सेस हमने पढ़ी, और भी बहुत सारी वर्सेस हैं कुरान में जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं डिटेल में उनको बताना। तो एक्चुअली बिकॉज आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर और मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है इंटरप्रेट करने की, और हम इंटरप्रेटर्स पर जब जाएंगे, जो कुरान के इंटरप्रेटर्स हैं, जो उलेमा हैं,
उनकी भी आप राय देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि फेस को कवर करना भी एक नेसेसरी कमांडमेंट है, और कुछ उलेमा के अकॉर्डिंग फेस को खोला जा सकता है, और कुछ उलेमा के अकॉर्डिंग फिंगर्स को भी फुल्ली कवर करना है। कुछ उलेमा कहते हैं कि फिंगर्स का थोड़ा सा पार्ट जो है वो रिवील हो सकता है इस कमांडमेंट के अंदर। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के, जूरिस्ट जो है वो अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आर्टिकल 25 पर हम फिर से आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वहां पे जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस गारंटीड है, वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये नहीं कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से कि आप बैठकर कुरान को इंटरप्रेट करिए, या आप बैठकर किसी भी मैथोलॉजी की बुक्स को इंटरप्रेट करिए, या फिर जो इतने सारे उलेमा हैं या किसी भी मैथोलॉजी के, किसी भी फेथ के जो भी पंडित हैं या जो भी इंटरप्रेटर्स हैं, आप उनकी बैठकर मीटिंग कराइए और उनको आर्ग्यूमेंट कराइए और वो फिर एक कंक्लूजन पर निकले और वो आप मानिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज वी आर पीपल ऑफ लॉ, वी हैव नो अथॉरिटी टू डू दैट। तो फ्रेंड्स, इसीलिए फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस गारंटी किया गया। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि एक सेक्ट ऑफ पीपल, एक लार्ज पोर्शन ऑफ मुस्लिम फेथ ऑल्सो ये बिलीव करता है कि हेड को कवर करना मेरा कॉन्शियंस नहीं कहता है, मुझे जरूरत नहीं लगती है, मुझे लगता है कि सिर्फ डिसेंट कपड़ा पहनूं मैं, वही मेरे लिए काफी है। और एक दूसरा वहीं पे एक पोर्शन है ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, उसको लगता है कि नहीं, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर मी, हिजाब को प्रैक्टिस करना मेरे लिए, मेरे फेथ के लिए असेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो फ्रेंड्स, जिसकी जो कॉन्शियंस है वही गारंटी करेगा आर्टिकल 25। और ऐसा मैं अपने से नहीं कह रही हूं, बल्कि बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस हैं जो इस बात को कहते हैं कि जो कॉन्शियंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस आर्टिकल 25 गारंटी करता है, वो एक पर्सन का अपने गॉड के साथ क्या रिलेशन है और वो कौन सी चीजें उस रिलेशन से नेसेसरीली इम्प्लाई करके अपने ऊपर बाउंड मानता है, वो ही गारंटी कर रहा है आर्टिकल 25। फ्रेंड्स, अब जो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड्स में अराइज हो रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा इसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए क्यों कहा जा रहा है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ले लीजिए मिशनरी स्कूल्स हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो हैपन टू टेक माई एजुकेशन up to 12th from a missionary school which was a Christian school where obviously hijab is never allowed, hijab कभी भी परमिट नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मिशनरी स्कूल हो, या और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कभी भी हिजाब प्रैक्टिस को अलाउ नहीं करेंगे। कॉलेजेस वैसे बहुत सारे प्राइवेट हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब ये है कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हर रिलीजियस चाहे कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उसको अपनी एजुकेशन को एस्टैब्लिश करने का भी फंडामेंटल राइट है। तो इफ दे आर एस्टैब्लिशिंग अ मिशनरी स्कूल, तो यू हैव अ चॉइस, एवरी सिटीजन हैज अ चॉइस कि आप उसमें नहीं जाके आप दूसरे स्कूल में चले जाइए। अगर आपको, क्योंकि आप फील करती हैं कि नहीं मुझे हिजाब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ माई फेथ, तो आप उस स्कूल में नहीं जाकर, उस कॉलेज में नहीं जाकर, यू हैव अ चॉइस, यू कैन गो टू मेनी अदर स्कूल्स। बट इट इज नॉट द केस विद द स्टेट। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो जो है स्टेट रन करता है, और स्टेट कभी भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना दिया जाए सारे सिटीजन्स को। तो इसीलिए जो स्टेट रन कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उसमें ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि ये मैटर पेंडिंग है कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने, और उसकी लास्ट प्रोसीडिंग्स जो थी उनको मैंने सुना, और बहुत ही नोटेबल कुछ सबमिशंस किए सीनियर एडवोकेट मिस्टर संजय हेगड़े साहब ने। बहुत नोटेबल, बहुत ही रिमार्केबल कुछ सबमिशंस थे उनके, विद विच आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। सबसे पहले एक सबमिशन ये किया संजय हेगड़े साहब ने कि इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओनली, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कॉन्शियंस जो है दैट मीन्स इफ अ पर्सन कंसेंशियसली बिलीव्स कि दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज इंटीग्रल टू माई फेथ, देन ही और शी कैन नॉट बी डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन
because of that faith या that essential practice of hers or his. सेकेंडली फ्रेंड्स, एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी मुझे लगी, वो ये कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उन्होंने डिसीजन को कोट किया, जिसमें कि ये कहा गया है कि कीपिंग कृपान्स इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट हार्मफुल. कृपान मीन्स स्मॉल स्वॉर्ड काइंड ऑफ थिंग, जो कि सिख कम्युनिटी के लोग अपने साथ नेसेसरीली लेते हैं एंड दे फील, दे बिलीव कि ये मेरे फेथ का एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक इंटीग्रल पार्ट है. तो फ्रेंड्स, उसको लेना भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इट इज प्रोटेक्टेड, इट कैन नॉट बी हार्मफुल, एंड बिकॉज इट दे फील दैट इट इज एसेंशियल टू देयर बिलीफ, तो दे शुड बी अलाउड टू डू सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद सो मच ऑफ डाइवर्सिटी. फ्रेंड्स, अब एक और सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या पहले ऐसे राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, क्या कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं ऑलरेडी जिससे हमें थोड़ी सी होप मिल सके कि आगे भी इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो फ्रेंड्स, बिल्कुल है. मैं एक केस का जिक्र करना चाहूंगी, बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1987 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया कि नो पर्सन कुड बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल एंथम इफ ही हैज जेन्युइन कॉन्सेंशियस ऑब्जेक्शंस बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स. कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे जिन्हें लगता था कि नेशनल एंथम को सिंग करना मेरे फेथ के अगेंस्ट है. तो वो लोग जब स्कूल में उनके नेशनल एंथम होती थी, राष्ट्रगान होता था, तो वो रेस्पेक्ट भी करते थे, खड़े भी हो जाते थे, लेकिन वो उसको गाते नहीं थे. तो फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था, ये प्रोनाउंस किया था कि दे कैन नॉट बी कंपेल्ड, क्योंकि उनका जो वही फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है जो आर्टिकल 25 उनको देता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. उन्हें जेन्युइनली ये लगता है कि कुछ ऑब्जेक्शन है हमें इस नेशनल एंथम को गाने से, तो दे हैव टू ऑब्वियसली रेस्पेक्ट इट, बट दे कैन नॉट बी कंपेल्ड. उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता है कि नहीं आप गाइए ही इसको. ठीक है. एक और डिसीजन में कोट करना चाहूंगी जो हिजाब से ही रिलेटेड है. ये केस है आमना बिनते बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ये केरला हाई कोर्ट में इसने डिसीजन दिया है 2016 में, जहां प्री मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर एक ऐसा ड्रेस कोड रख दिया गया था जो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल था क्रिश्चियन नन्स के लिए भी और मुस्लिम बिलीवर्स के लिए भी, जिसमें फुल स्लीव्स अलाउड नहीं था, हेड स्कार्फ्स अलाउड नहीं थे. और वो उनका एक कंसर्न था एक्चुअली, क्योंकि चीटिंग बहुत ज्यादा और अनफेयर मीन्स यूज किए जा रहे थे, लोग कर रहे थे, स्टूडेंट्स करते रहे होंगे. उसकी वजह से एक ऐसा ड्रेस कोड रख दिया गया कि कोई कंसीलिंग अटायर ना पहन पाए जिससे वो छुपा सके कोई चीज, ब्लूटूथ, हेडफोन्स या कोई चीज छुपा के और कोई अनफेयर मीन्स ना प्रैक्टिस कर ले. लेकिन यहाँ पे भी केरला हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया, फाइनली जो प्रोनाउंस किया, वो यही किया कि आप किसी के हिजाब प्रैक्टिस करने को या उसका जो अटायर, उसका फेथ उसको एसेंशियली बाउंड करता है जिसको पहनने के लिए, उससे कंपेल नहीं कर सकते हैं उस अटायर से हटने के लिए, बल्कि आप ये कर सकते हैं. इसमें एक बैलेंस देखिए जुडिशियल ने किस तरह बनाया कि वो गर्ल्स जो इस ड्रेस कोड में जिनको ऑब्जेक्शन है और जो अपने फेथ का ड्रेस कोड इसके साथ ही साथ पहनना चाहती हैं, वो आधा घंटा पहले आ जाए, दे गेट देमसेल्व्स एग्जामिन्ड बाय द फीमेल इन्विजिलेटर्स, और उस आधे घंटे में वो एग्जामिनेशन हो जाए, तसल्ली हो जाए सब लोगों को. then the students will be allowed to sit in the examination. वो एग्जामिनेशन से उनको डिप्राइव नहीं किया जाएगा. तो एग्जामिनेशन से भी डिप्राइव नहीं किया जा रहा है, तो दिस इज द मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन. तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आप लोगों भी शायद थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको देखते हुए, जुडिशियल डिसीजंस को देखते हुए, एक जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि इफ अ पर्सन इज bound by his or her faith to follow a particular practice which he or she feels conscientiously that it is integral to his or her faith, you cannot deny, only on the basis of that, you cannot deny him or her the right to education, which is guaranteed as a fundamental right in the Constitution of India. So let's wait and watch and hope for the best.